गुड आईएमसी, स्वागत है आप सभी लोगों का आईएमसी पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर, यानी श्वसन तंत्र से रिलेटेड शरीर की प्रणाली के ऊपर। दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रमन। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन। गुड एमसी संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी श्वसन तंत्र से रिलेटेड। जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि रेस्पिरेटरी हेल्थ क्या होती है, कौन कौन से अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और क्या ये केवल सांस लेने भर तक सीमित है? देखिए संदीप जी, जो आपका प्रश्न है कि रेस्पिरेटरी हेल्थ क्या होती है, देखिए हम बार बार एक चीज़ कहते हैं, हमें जीवन जीने के लिए 2-3 चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता है। एक तो खाना, हाँ जी, जो हमें मिल जाता है, ठीक है, बिल्कुल, और एक पानी जो कि हमें ज़रूरत है, और तीसरी है हवा, है ना। इन तीनों चीज़ों के बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। पानी की कमी से आप कुछ समय जीवित रह सकते हैं, ठीक है, खाने के बिना आप कुछ दिन निकाल सकते हैं। तो सांस एक ऐसी चीज़ है कि 1 मिनट भी अगर इंसान को वो ना मिले तो उसका बच पाना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो ब्रीदिंग जो है, जो हमारी जो प्रोसेस है, ये इसका जो रेस्पिरेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी को चलाने के लिए, क्योंकि ब्रीदिंग से हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है और ये ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक मूलभूत, मतलब जिसे कहेंगे कि मतलब आवश्यकता है, इसके बिना काम चलना ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए हमारी बॉडी ने एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, हिंदी में उसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या है कि आप जब सांस लेते हैं तो आपकी जो हमारी हवा है उसके अंदर कई तरह की गैसेज मौजूद हैं, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ठीक है, बहुत सारी गैसेज हैं। अब हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए बनी हुई है। बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो थोड़ा सा शायद दर्शकों को पता नहीं होगा, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एक बहुत सुंदर मैकेनिज्म हमारी प्रकृति ने हमें बना के दिया है, नेचर ने हमें बना के दिया है। हमारे जो फेफड़े हैं वो इसका एक मेन पार्ट है, मेन ऑर्गन है श्वसन तंत्र का, ठीक है। तो जो फेफड़ों की संरचना अगर आप देखेंगे तो 2 फेफड़े होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। फेफड़ों के जो होते हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर छोटी छोटी नालियां होती हैं जिनको हम ट्रैकियास बोलते हैं, जिसके अंदर हवा जाती है। और इसके साथ जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे गुब्बारे जैसी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो होता क्या है, जैसे आपने सांस ली तो मैंने आपको बताया कि उसमें सारी तरह की ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ आपके शरीर में जा रहा है, लेकिन आपका बॉडी क्या उठाएगी? सिर्फ ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी का जो फेफड़ों का जो इंटरनल सिस्टम वो इतना जबरदस्त है कि वो सेंस कर लेता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कौन सा है और वो सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को फिर अंदर लेता है। बिल्कुल। अब जब ऑक्सीजन फेफड़ों में आ जाती है तो फेफड़ों के अंदर ब्लड की सप्लाई भी होती है। ये ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है ब्लड में, और ये खून जो है फिर हमारे हार्ट में जाता है और फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरी बॉडी में जाता है। तो अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी या हवा प्रॉपरली नहीं हमारे शरीर में जाएगी तो फिर इसका असर हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। चक्कर आना, कंफ्यूजन होना, कमजोरी महसूस होना, ये सारी चीजें होती हैं। तो श्वसन तंत्र है, इसके अंदर जो आपका प्रश्न है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर इसके पार्ट्स की बात की जाए तो इसमें जो मेन है आपका वो है लंग्स। और लंग्स के जो है एफिकेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा काम करेगा। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि सांस हमने ली और वो सांस में बहुत सारी गैसेस हमारे फेफड़ों तक पहुंची, मगर वहां पर फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन को पिक करना। जी। अब ऐसा देखा जाए तो हम हर क्षण सांस ले रहे हैं। हाँ जी। जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक इस धरती पर रहेंगे तब बिल्कुल बाहर आते ही सांस लेना शुरू हो जाता है। और इस 24 घंटे के दौरान भी, पूरे दिन भी, हम कितनी लीटर, मुझे लगता है, हवा ये लगभग 10,000 से 11,000 लीटर जो है आप एक दिन में ले रहे हैं, हवा जो है हम प्रोसेस करते हैं। जी। तो सोचिए, इतनी सारी हवा प्रोसेस करने के बावजूद भी लोग आज फेफड़ों पर इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे अपने? क्या वजह लगती है? फेफड़े देखिए, बॉडी तो एक सिस्टम की तरह काम कर रही है। अब आप हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसमें फेफड़े भी हैं। अब आज के समय में देखा जाए तो फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसका कुछ कारण जो है वो तो एक एनवायरमेंटल है, पॉल्यूशन सबसे बड़ा एक कारण हो चुका है ना। पहले इतना वातावरण जो था वो ऐसा नहीं था। अब आप देखिए, दिल्ली की हम बात कर लेते हैं, दिल्ली गैस चैम्बर में बन गई, कितनी खबरें आ रही हैं। और अब दिल्ली तक नहीं, भारत के जो मुख्य शहर है उनके अंदर पॉल्यूशन बढ़ गया है। AQI बोलते हैं हम, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि नॉर्मल मेरे ख्याल से 50 के आसपास चाहिए होता है, वो जो है 300, 350 तक पहुंच रहा है मुख्य शहरों का। पहाड़ों की बात की जाए वहां भी 100-150 के आसपास पहुंच रहा है।
तो पॉल्यूशन जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है संदीप जी। इतनी सारी गाड़ियां हो चुकी हैं, इतना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, तो एक तो ये पॉल्यूशन का असर इतना ज्यादा हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ रहा है कि इससे हम बच नहीं पा रहे हैं। दूसरा जो है कि लोगों के अंदर एक बड़ी आदत है स्मोकिंग की, है ना। स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ा एक कारण निकल कर आता है। दूसरा जो है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जाने अनजाने लोगों को पता है कि गलत है, कई लोगों को पता भी है, कई लोगों को नहीं भी पता है, कई लोग शौकिया तौर पे कई अन्य कारणों की वजह से जो है स्मोकिंग की तरफ जो है वो अग्रसर हो जाते हैं, ठीक है, उसको प्रेफरेंस देने लग पड़ते हैं। अच्छा, आप सिगरेट पी रहे हैं तो पी रहे हैं, लेकिन आपके साथ में जो खड़ा इंसान है पैसिव स्मोकिंग, उसकी वजह से उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज जो है आपका खान पान जो है वो ठीक नहीं है, तो इम्यूनिटी कम हो रही है। इम्यूनिटी कम हो रही है तो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं, जो मौसमी बदलाव होते हैं, जैसे मौसम बदल गया, ठंडी हवा आ गई, मॉइस्चर कम हो गया आपके एयर के अंदर, उसकी वजह से ड्राइनेस आ जाती है हमारे फेफड़ों के अंदर, तो उसकी वजह से आमतौर पे कोल्ड कफ वगैरह बढ़ता है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है तो ये प्रॉब्लम आपको बार बार होगी, और अगर बहुत ही ज्यादा है तो अल्टीमेटली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि लोग, अब आप देखिए लोगों के पास शायद ऑप्शन भी कोई नहीं है। मैं लोगों को ये तो नहीं कहूंगा कि उनकी गलती है, अगर स्मोकिंग को छोड़ दें तो अगर पॉल्यूशन है तो उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। वही मैं भी पूछने वाला था कि अब जब AQI की आप बात कर रहे थे जी, नॉर्मल शहरों में 200, 250, 300 पे है। हाँ जी, हाँ जी। इवन पहाड़ों में भी आपने जिक्र किया कि 100 के आसपास है या 100 से ऊपर है। हाँ जी। तो जो 50 का मिनिमम कट ऑफ है तो उससे तुम कहीं ऊपर है, वो कहीं ऊपर है, वही मैं कह रहा हूं। और फिर विकल्प क्या है हमारे पास? कोई विकल्प नहीं है सर। अब तो यही है कि बचाव जितना हो सके उस पर भी काम करना पड़ेगा। मगर बचाव की भी जब बात की जाए तो बचाव के लिए क्या विकल्प है हमारे पास? हम सब ऐसे ही एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, सांस तो वही जा रही है जो क्वालिटी इंडेक्स खराब के साथ है, फेफड़ों पर तो असर पड़ना ही पड़ना है। बिल्कुल पड़ना है, बिल्कुल। तो कैसे इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, या कैसे इस चीज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि रिस्क हमारा मिनिमम रहे? देखिए, अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे लगता है। अभी तक अवेयरनेस, देखिए, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि अवेयरनेस की कमी है, तो एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इससे भी लोगों को ज्ञान मिलेगा, बिल्कुल, है ना। तो एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी हेल्थ के प्रति, अपनी सेहत के प्रति, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ानी हमको पड़ेगी, क्योंकि लोगों को वो यूज टू हो चुके हैं, मुझे लगता है। अब उनको लगता है क्या ही होगा, ठीक है, काम पे तो जाना ही जाना है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप पॉल्यूशन वाले, अब आप मान लीजिए आप एक दिन के लिए किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पॉल्यूशन है, तो आप वहां से आगे, तो आपने बोला चलो ठीक है एक आधा दिन गया। जब आप रेगुलर वहां पे रह रहे हैं तो भी आपको एकदम से तो असर उसका देखने को नहीं मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के ज्यादा है। अच्छा, जब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से लोग फिर उसको मान चुके, एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, हम उस जगह को नहीं छोड़ सकते, लेकिन प्रिवेंशन के ऊपर हम काम करें, एजुकेशन पे काम करें, तो हम इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपका सवाल है कि इसको कैसे फिर हम बच सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पॉल्यूटेड जगह पे रह रहे हैं, अगर आपका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप वहां से नहीं निकल सकते, तो फिर आप मास्क वगैरह का यूज करिए, ठीक है, अपने चेहरे को ढक के निकलिए, जितना हो सके अच्छी क्वालिटी के मास्क को लगाइए, जिससे कि वो जो, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं PM, पार्टिकुलेट मैटर। ये ऐसे कण होते हैं हवा में जो दिखते नहीं है, वो आसानी से, इसको हम नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। ये बहुत कम जो है तो दिखते नहीं है, आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये हवा के अंदर इतने महीने होते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? सांस हम लेते हैं नाक से, मुंह से तो लेते नहीं है। तो नाक के अंदर क्या है, हमें प्रकृति ने एक डिफेंस मैकेनिज्म दे रखा है। एक तो हेयर्स हैं नाक के अंदर, तो जो बहुत बड़े कण होते हैं धूल के, मिट्टी के, वो तो उसको हमारे उसमें रह जाते हैं। दूसरा, अंदर जो लुब्रिकेशन होती है वो भी काफी हद तक उसको कंट्रोल कर लेती है, और जैसे आप देखिए तो उसमें से भी निकल जाता है, मैक्सिमम डस्ट निकल जाती है। लेकिन जो ये PM है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। ये क्या करता है, ये सारे बैरियर्स को तोड़ के आपके अंदर पहुंच जाता है, और जब आपके अंदर पहुंच जाता है तो वहां पे इरिटेशन पैदा करता है, तो आपको फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको, अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ना, आपको पता है, अगर आपको नॉलेज है कि AQI ज्यादा हो रहा है, सारे कह रहे हैं पॉल्यूशन ज्यादा है, तो जब भी बाहर निकले मुंह को प्रॉपर्ली ढककर निकलें, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके खुली जगह पे। और ऐसा देखा गया है कि जब मौसम ज्यादा सर्दी का हो जाता है, जब ठंडी ज्यादा बढ़ती है, जब हवा के अंदर जो है ज्यादा ठंडक आ जाती है, तो उस केस के अंदर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ज्यादा एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उस केस के अंदर जितना हो सके जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, ठीक है। और घर के अंदर भी आप कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो, आजकल तो प्योरीफायर वगैरह भी आ चुके हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप अवेयरनेस क्रिएट करें। और तीसरी चीज जो है कि स्मोकिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो देखिए वो तो किसी भी तरीके से सही नहीं है ना, तो स्मोकिंग को कम से कम करिए, कोशिश करिए उसको छोड़ने की, एक विल पावर पैदा करिए। कई लोग कहते हैं नहीं छूटती, देखिए अगर इंसान ने मान लिया करना है तो छोड़ना है फिर, बिल्कुल,
ठीक है, तो थोड़ा सा विल पावर पैदा करिए, स्मोकिंग को छोड़िए और एक अच्छी लाइफस्टाइल को आप जो है अपनाइए। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर जैसे हमने बात किया कि आपने सांस ली नाक से, आपके विंड पाइप के माध्यम से आपके लंग्स तक पहुंचा। जी जी। हमने देखे कुछ पार्टिकल्स जो बड़े हैं या आप कह सकते हैं कि 10 पार्टिकल हैं, ऐसी चीजें तो आपके प्राइमरी डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मगर जो पार्टिकुलेट मैटर की हमने बात किया जो बॉडी के अंदर जा रहा है, तो ये जब जा रहा है इस प्रोसेस में, तो ये शरीर के इन ऑर्गन्स में भी इम्पैक्ट डाल रहा है। बिल्कुल डाल रहा है। नोज पे भी आपको चैलेंज हो सकता है, विंड पाइप में भी चैलेंज आ सकता है, एंड देन आपके लंग्स पे फाइनली वो अटैक करता है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस में जो भी अंग इन्वॉल्व हैं, इन अंगों में किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स या बीमारियां या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए होता क्या है, अगर जो आपका प्रश्न है हम पैटर्न के हिसाब से चलें तो सबसे पहले आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, आपने सांस ली, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ 10 पार्टिकल बाहर रह गए, जैसे हमने आपने बात करी। अब वो पीएम जब अंदर गया तो सबसे पहले क्या करेगा, आपका जो ये नेजल का एरिया है कहीं ना कहीं इसके अंदर इरिटेशन पैदा करेगा। ठीक है। अच्छा, जब इरिटेशन पैदा होती है स्टार्टिंग में तो क्या होता है, आपको सर्दी जुकाम आना शुरू हो जाता है। ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कई लोग सोचते हैं छींक आना जो है खराब बात है, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो बॉडी को लगता है कि यार कुछ ना कुछ चीज अंदर आ रही है, इसको रोको। जब वो नहीं रुक रही तो बॉडी इसको फोर्सफुली बाहर फेंकती है। ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्मली छींक आई चले गए, अगर नहीं जा पा रहा है तो फिर बॉडी क्या करती है, म्यूकस बनाना शुरू कर देती है और उस म्यूकस में उस पार्टिकल को जो है लपेट करके बाहर फेंकती है, जिसकी वजह से जो नाक से जो कफ निकलता है, रेशा निकलता है। ठीक है। तो आपको नेजल ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम फील होगी। ठीक है। नाक भरा भरा शुरू हो जाएगा, ज्यादा जो है आपको ऐसा लगेगा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसको हम बोलते हैं नाक चोक हो गई है। फिर अगर वो गले में पहुंच गया तो फिर आपके गले में खराश जैसी स्थिति पैदा कर देगा, इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा कर देगा। ठीक है। गले में बहुत ज्यादा रेशा भरा भरा रहने लग पड़ेगा, कई लोगों को बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, गले में दर्द होगा। अगर वो इन्फेक्शन ज्यादा डीप चला गया तो इसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके। मतलब गले से ऊपर तक का जो ऊपर वाला है अपर रेस्पिरेटरी। जब वो आपके फेफड़ों में पहुंच गया तो फिर हम उसको बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर जो है वो पहुंच गया। ठीक है। अब वो पर्टिकुलर है वो इन्फेक्शन भी पैदा करेंगे क्योंकि उसका बैक्टीरिया भी जा रहे हैं। ठीक है। तो अब जब वो वहां पे पहुंचा जाकर के तो फिर वहां पे जाकर के जो है आपको खांसी होनी शुरू हो जाएगी, बलगम आना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का बुखार भी रहने लग पड़ सकता है। और आगे चल के अगर इसको कंट्रोल ना हुआ, ये ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, एग्रेवेट हो गई, तो फिर धीरे धीरे आपको सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। तो इस तरह से जो है ये पैटर्न चलता है। अब इसकी वजह से जो है बीमारियां पैदा होती हैं अलग अलग तरह की। तो आपको क्या करना, अगर आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं, आपको एलर्जी हो रही है, छींकें हो रही है, तो तुरंत थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, प्रिवेंशन लेना शुरू कर दीजिए और कोशिश करिए कि इन्फेक्शन को या उस मॉलिक्यूल को वहीं पे आप रोक दीजिए। ओके। तो जैसे आपने भी बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन फैल सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है। जैसे हमने सांस फूलने की बात करी, बार बार खांसी आने की बात करी, तो ये जब चीजें हो रही हैं और कई बार मैंने देखा है कि सीटी आने जैसी आवाजें भी आती हैं लोगों को, तो ये कितना सीरियस हो सकती हैं और कब इनको सीरियस मानना चाहिए? देखिए संदीप जी, होता क्या है, मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक इन्फेक्शन जो है या फिर एक डस्ट पार्टिकल अंदर गया जिसने इन्फेक्शन भी क्रिएट किया। अब स्टार्टिंग में बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि वो क्या करेगा, उसको एक्सपेल करेगा, जिसकी आपने बात करी, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। उसमें जो है रेशा, जिसको हम भाषा में बलगम बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। अब जब इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है तो फिर वहां पे जब क्या होता है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो शरीर की जो सेना होती है, हम आपस में बोलें, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन से लड़ बैक्टीरिया को मारने के लिए वहां पे इकट्ठी हो जाती है। बिल्कुल। उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे ज्यादा रेशा बनना शुरू हो जाता है। ओके। अच्छा, जब लंबे समय तक ऐसा होता रहता है तो धीरे धीरे जो सांस की नलियां होती हैं, जो मैंने आपको बताया लंग्स के अंदर सांस की जो नलियां होती हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पाइप है वो मोटी है, उसमें से हवा निकल रही है, इजीली निकल जाएगी। बिल्कुल। अगर वो पाइप ब्रीक हो जाए तो दिक्कत आएगी, प्रेशर से जाएगी। ठीक है, दिक्कत होगी, प्रॉपर अंदर तक नहीं पहुंचेगी हवा। और दूसरा, बारीक जगह में से जब हवा निकलती है तो वो साउंड क्रिएट करती है। ठीक है, जिसको आप विस्लिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विस्ल की जो साउंड है, इसका मतलब यह है कि अब पेशेंट को जो है सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ऐसा जो देखने को मिलता है वो अस्थमा में देखने को मिलता है। ठीक है, कि छाती जो है वो उसमें से आवाज आ रही है, सीटियों जैसी आवाजें आना शुरू हो जाती है। तो फिर ये जो होता है, ये प्रॉब्लम जो सिर्फ इन्फेक्शन से बढ़ के आगे जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के अंदर पहुंच जाती है। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले आपको इन्फेक्शन होगा मुमन, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा फीवर जैसा रहेगा, कफ होगा, और अगर वहां पे कंट्रोल नहीं हुआ
तो फिर अल्टीमेटली सांस की दिक्कत में पैदा हो जाता है, जिसमें आप बोल रहे हैं कि वो सीटी जैसी आनी शुरू हो जाती है। ओके जी। तो डॉक्टर साहब इसमें एक बीमारी जैसे भी आपने नाम लिया अस्थमा हो गई, एक बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस, और एक नाम है सीओपीडी, में कहीं पढ़ रहा था। तो इन तीनों में क्या अंतर है और ये कब किस वजह से होती हैं? देखिए, ब्रोंकाइटिस तो एक जनरल टर्म है। ब्रोंकाइटिस जो मैंने आपको सांस की नलियां बताई, इनको ब्रोंकियोस बोला जाता है। इन्फेक्शन इसमें हो गया तो हम इसको ब्रोंकाइटिस बोल देते हैं, ठीक है, आम भाषा के अंदर। तो ये तो इन्फेक्शन है, उनमें सूजन आ गई, आप मेडिसिन लेंगे। अब जब ये नहीं रुका और सांस की नली बहुत ज्यादा बारीक होनी शुरू हो गई तो फिर अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, ठीक है। अस्थमा के अंदर क्या होता है कि जब आप चलते हैं, खासकर हैवी काम करने लग पड़ते हैं, तो आपको सांस फूलता है, दम फूलता है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत चलने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि शरीर क्या करेगा, वो क्या करेगा, लंग्स को ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लगेगा यार मेरा दम घुट रहा है, सांस तो आ नहीं रही, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। अब शरीर कोशिश कर रहा है तो दम फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। सीओपीडी का मतलब क्या आता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो सांस की नलियां होती है वो काफी लंबे समय के लिए बारीक रहने लग पड़ती हैं, मतलब सिकुड़ जा रही हैं या ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है, मतलब एरिया उसका अवरुद्ध हो जा रहा है। हाँ। अस्थमा जो है ये किसी में भी देखने को मिल सकता है, स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, किसी में भी देखने को मिल सकता है। सीओपीडी खासकर उन लोगों को होती है जो कि स्मोकिंग करते हैं या फिर जो धुएं के अंदर ज्यादा रहते हैं। और सीओपीडी जो है वो एक तरह से ऐसा है कि उसके अंदर मौसम का कोई असर नहीं रहेगा ज्यादा, वो हमेशा बनी रहेगी, उसको हमेशा दिक्कत होती रहेगी। तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और अस्थमा जो है वो सीजनल ज्यादातर होता है, ठीक है। अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं, एक्सर्शन करने पर ज्यादा फ्लेयर करते हैं, बढ़ते हैं। रात के समय पे या सुबह के समय में अस्थमा ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो आप अगर ये तीनों प्रॉब्लम्स को समझे तो तीनों का कहीं ना कहीं कोर्स ऑफ एक्शन एक जैसा है, लेकिन सीओपीडी जो है वो ज्यादा लंबे समय तक चलती है और खासकर बुजुर्गों में जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, तो डॉक्टर साहब अब अगर हम बात करते हैं कि इससे आपकी रिस्पायरेटरी हेल्थ वर्सन हो रही है, खराब हो रही है, इसका आपकी इम्यूनिटी पे क्या असर पड़ता है? देखिए, ये जो है संदीप जी, ये दोनों जो है रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। इम्यूनिटी वीक होगी तो बॉडी का इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। आपको बार बार ये दिक्कत होगा। जब बार बार ये दिक्कत होगा तो धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि इम्यूनिटी क्या है आपकी? इम्यूनिटी आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आपने इम्यूनिटी अगर आपकी वीक हुई तो जहां पर उस बीमारी को एक हेल्दी आदमी के अंदर वो बीमारी सिर्फ छोटे से इन्फेक्शन तक सीमित रह जाती है। एक इंसान जिसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके अंदर वो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उसकी प्रॉब्लम एग्रेवेट कर रही है, ठीक है। दूसरा, जब आप बाबा बीमार रहने लग पड़ते हैं तो शरीर का सारा डिफेंस मैकेनिज्म एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो ऑटोमेटिकली शरीर की इम्यूनिटी ऑड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी में वीकनेस भी आती है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगती है बॉडी को उस चीज से रिकवर करने पर। तो अगर आपको अस्थमा है, ठीक है, या आपको सीओपीडी हो रही है, या आपको ऐसी रेस्पिरेटरी की कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा, इसका असर लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी पर और पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल बॉडी की फंक्शनलिटी पे तो असर पड़ ही रहा है ना। करेक्ट। ऑक्सीजन आपको पूरी नहीं मिल रही है, आपकी बॉडी की एनर्जी वहां पे, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान जब बीमार होता है तो उसके बाद उसमें वीकनेस आ जाती है। इसीलिए आती है क्योंकि बॉडी का सारा डिफेंस मैकेनिज्म एक पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एग्रेवेट हुआ पड़ा होता है। वो इतना ज्यादा वहां पे होगा कि सारी बॉडी की एनर्जी वहीं लगती है। तो ये समझने वाली बात है कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं इनको टाइमली जो है इनको मैनेज किया जाए और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे जैसे दोनों ही वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो रिस्पायरेटरी हेल्थ या बॉडी के ओवरऑल फंक्शन भी वीक होगा, और आपकी रिस्पायरेटरी हेल्थ वीक है तो बॉडी का मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है। वो दोनों रेसिप्रोकल काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अक्सर ये बात होती है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है, कैसे की जाती है, और उसका क्या रोल है ओवरऑल आपके फेफड़ों की हेल्थ के लिए या ओवरऑल रिस्पायरेटरी हेल्थ को अच्छा रखने में? देखिए सर, एक्सरसाइज कोई भी की जाए वो आपको स्ट्रेंथ देती है, स्टेमिना देती है। एक है जनरल एक्सरसाइज, आपने कोई भी एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज की वजह से आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़िया होती है। और तीसरी चीज, जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो दबाव पड़ता है, जो असर पड़ता है, उसकी वजह से उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे हम हार्ट के लिए बात करते हैं, हम बोलते हैं कार्डियो करो, थोड़ा तेज चलो तो हार्ट की बीट्स बढ़ती हैं, तो हार्ट जवान रहता है। बिल्कुल। तो ऐसी लंग्स के लिए भी, खासकर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, जिनको हम आपने बात करी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं ये क्या करती हैं, ये हमारे लंग्स के अंदर जो उनकी कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करती हैं। ओके। जो हमारे लंग्स हैं वो एक समय में ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं। तो उनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है कि वो लंग्स कितनी ऑक्सीजन को अंदर खींच सकते हैं,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, मतलब टोटल कैपेसिटी लंग्स की क्या है। ओके। तो जब आप ब्रीदिंग करेंगे, अब आप देखिए अगर आप कोई इंसान डीप ब्रीदिंग कर रहा है, पूरी सांस अंदर खींच रहा है, तो आप देखिए छाती फूलती है, बिल्कुल। फिर आप छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स हो जाती है। अब आप नॉर्मली तो जितना काम कर रहे हैं उतना ही लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो नेचुरली उनका काम करने का उनका जो कैलिबर है वो बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप होल्ड जब करते हैं तो वहां की जो मसल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथ उनको मिलती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा रोल है, हर इंसान को ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और इसमें एक नॉर्मल है, सबसे अच्छी है कि आप डीप ब्रीदिंग करिए। डेली आप जो है 20 से 25 बार सुबह, 20 से 25 बार शाम को जो है खुली हवा में जाइए और वहां पे लंबी गहरी सांसें लीजिए। जितना हो सकता है सांस को अंदर खींचिए, होल्ड करिए थोड़ी देर के लिए और धीरे धीरे उसको रिलीज करिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी गुड हैबिट और एवरीवन, मेरे को लगता है कि हर किसी को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ग्रेट। इसी से रिलेटेड है, योगा और प्राणायाम का क्या रोल है ब्रीदिंग हेल्थ को अच्छा रखने के लिए या रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए? नहीं, जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, अगर हम बात करें तो योगा के अंदर जो आज के समय में मॉडर्न जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कहीं ना कहीं योगा के अंदर जो है ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके। उन्हीं का ही देखें तो थोड़ा बहुत अल्टरनेट उसका जो हम एक व्यू देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो मोर और लेस सेम ही है। क्योंकि योग भी जो है आपकी बॉडी की इंटरनल स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाने पर ही काम करता है। और योगा में कई ऐसे प्राणायाम है, जैसे कुंभक प्राणायाम है ना, अनुलोम विलोम है, इनका भी ऐसा देखा गया है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर अच्छा रोल है। तो जिस किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो इनका भी यूज कर सकता है। अस्थमा के अंदर जो है खासकर एक तरह की हम एक्सरसाइज करवाते हैं और उसमें एक डिवाइस होता है, उसके अंदर फूंक मरवाते हैं। तो वो भी एक प्रोसेस है और वो फिर डॉक्टर कहते हैं कि जितनी ज्यादा बॉल जो है ऊंची जाएगी उतना ही आपका जो है लंग्स जो है बढ़िया काम करेंगे। ठीक है। तो आप उस वैसी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो हमने बात करी। ओवरऑल हमारा गोल ये है कि किसी ना किसी तरह की रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। आपने डॉक्टर साहब अभी नाम लिया कुंभक जी प्राणायाम या एक्सरसाइज का। जी। नॉर्मली अनुलोम विलोम तो सभी लोग जानते हैं, ये कुंभक क्या होता है? कुंभक में संदीप जी सिंपल आपको सीधे बैठना है, आप नीचे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए। ठीक है। एक लंबी गहरी सांस आपको खींचनी है और सांस हड़बड़ाहट में नहीं खींचनी है, हड़बड़ा दबड़ी में नहीं खींचनी है, धीरे धीरे इसको फिर रोकना है और धीरे धीरे इसको छोड़ना है। ठीक है। तो ये कितने सेकंड में खींचनी होती है और कितने सेकंड रोकनी है? इसका एक रेशो हम बनाते हैं, इसका एक हम सिस्टम बनाते हैं, जो लिखा गया है वो है 1:4:2। अच्छा। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 सेकंड में सांस खींची तो 4 सेकंड उसको आप होल्ड करिए और 2 सेकंड में इसको आप रिलीज कर दीजिए या छोड़ दीजिए। अब 1 सेकंड है, 4 सेकंड है, 10 सेकंड है, वो आपकी कैपेसिटी है। तो इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, 5 सेकंड आप लगाइए खींचने में, 20 सेकंड उसको होल्ड करिए और 10 सेकंड में उसको छोड़ दीजिए। जब आप ऐसी प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो 15-20 दिन के अंदर आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे आप इसको जो है विद द टाइम इसको बढ़ा सकते हैं और अपनी जो सामर्थ्य है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है 1-1.5 मिनट तक भी रोक लेते हैं सांस को, पर हेल्दी हैं आप तो 1-1.5 मिनट तक भी रख सकते हैं। अगर आपको कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप फिर इसको आराम आराम से करें, ज्यादा एक्सर्शन लेने की जरूरत नहीं है। फोकस ये होना चाहिए कि मैं इसको जरूर करूं और ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं। हाँ, अपने मतलब हमें एक साइंटिफिक फार्मूला ये याद रखना है कि 1:4:2। जी। यानी जितना आप लेने में समय लगा रहे हैं उसका 4 गुना आप रोकें और उससे आधे टाइम पीरियड में आप उसको रिलीज करें। पर ये ध्यान रखना है कि जैसे आप अगर हार्ट के पेशेंट हैं या आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो फिर आप इसको फिर अपने डॉक्टर की सलाह से या फिर ना करें तो भी बेटर है, क्योंकि कई बार कुंभक वगैरह जो होते हैं थोड़ा सा बॉडी के अंदर हीट को जनरेट करते हैं। थोड़ा चीज का आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर साहब जैसे अनुलोम विलोम भी हम करते हैं, तो अनुलोम विलोम में भी क्या हमें सांस को रोकना होता है या सिंपली एक नाक से नॉस्ट्रल से लिया और दूसरे नॉस्ट्रल से छोड़ा और दूसरी नॉस्ट्रल से लिया और पहली वाले से छोड़ा? इसके दोनों वेरिएंट है सर। ठीक है। इसके दोनों वेरिएंट है। एक तो वेरिएंट है कि आप जो है सिंपल एक नॉस्ट्रल से खींचिए, दूसरे नॉस्ट्रल से निकाल दीजिए। ठीक है। तो वो बहुत सिंपल है, पर ये करना बहुत स्लोली होता है। कई लोग ऐसे करते हैं, नहीं, आप सिंपली खींचिए, जितना स्लोली खींचेंगे उतना स्लोली इसको छोड़िए अनुलोम विलोम में। ठीक है। और इसके अंदर एक जो है कुंभक का भी होता है, बेसिकली जो हम रोकते हैं। तो आप जैसे आपने खींची, कुछ सेकंड रोका, फिर धीरे धीरे रिलीज किया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों वेरिएंट पे काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। डॉक्टर साहब रोजमर्रा की जिंदगी में
क्या चीजें हैं जो एक आम इंसान कर रहा है जो हमारे फेफड़ों को खराब करता है? देखिए, मैं कहूँगा कि फेफड़ों की जो हेल्थ है बेसिकली ना, उसके अंदर कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इंसान की गलती भी है, जाहिर सी बात है। सबसे पहले तो पॉल्यूशन है ही है, अब वो तो खैर उसके हालात में नहीं है। स्मोकिंग जो आप कर रहे हैं, अगर कोई भी इंसान स्मोकिंग कर रहा है तो उसको रोके, ठीक है। दूसरा, पॉल्यूशन में जाना, जिसमें मैंने बात करी, तो मास्क वगैरह ला के आप चलिए, ठीक है। तो इम्यूनिटी बढ़ाइए अपनी। अब लोग इम्यूनिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड के ऊपर लोग चले गए हैं, फास्ट फूड के ऊपर लोग चले गए हैं। अच्छा, एक और अब हमारे यहाँ कल्चर लग गया है कि सर्दियों में भी लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आयुर्वेद के हिसाब से सही नहीं है। ये आपकी इम्यूनिटी को और खराब करेंगी, ठीक है। एसी में ज्यादा लोग बैठते रहते हैं, ठीक है। एसी भी जो है ड्राइनेस कॉज करता है। अब अगर हवा में ड्राइनेस हो जाएगी, ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, तो आपकी जो सांस की नलियां हैं वो जो होंगी ड्राई हो जाएंगी। तो मॉइस्चर भी बहुत जरूरी है थोड़ा बहुत। तो आपको इन सब चीजों का जो है ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा तला हुआ खाना हो गया, ज्यादा खटाई हो गई, इन सब चीजों का आप परहेज करिए। एक्सरसाइज लोग नहीं कर रहे हैं। अब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी यूज टू नहीं रहती। थोड़ा सा एक्सर्शन आप करेंगे, आपका तो वैसे ही सांस फूलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो कभी सीढ़ियां चढ़ता ही नहीं है, एकदम से वो 10 सीढ़ियां भी चढ़ेगा, उसको तो सांस तो फूलेगा। बिल्कुल सही बात है जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि फेफड़ों को अगर अच्छा रखना है तो ये कुछ चीजें हमें करनी चाहिए। ये तो हो गई एडल्ट से रिलेटेड बात, मगर इसका क्या इम्पैक्ट है बच्चों में? क्योंकि आज बच्चों की भी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। यंग एज में बहुत सारे चैलेंजेस देख रहे हैं। खासकर मैं रिस्पायरेटरी हेल्थ की बात करूं और फेफड़ों की हेल्थ की बात करूं, तो आप क्या मानते हैं, क्या लगता है आपको कि बच्चों में इसका रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा है? नहीं, बच्चों में सर इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब आप देखिए कि जैसे मौसम बदलता है, बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल सर्दी जुकाम तो हो ही जाता है, चलो वो तो अलग बात है। बट उसमें से बहुत ज़्यादा जो है कैटेगरी ऐसी हो चुकी है, रेशो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बच्चों को अस्थमा की जो है प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है ना। नेबुलाइजेशन बहुत ज़्यादा आम हो गया है, कॉमन हो गया है। बच्चों को जो है पंप्स लग रहे हैं, इनहेलर्स लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ना चैलेंजिंग समय आ चुका है हमारे लिए कि बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है ना। नहीं तो पहले हम कहाँ सुनते थे कि बच्चों को अस्थमा हो रहा है जी, उसको पंप लग गया है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अब आप देखिए, हर दूसरा तीसरे बच्चे को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अब इसका जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है? आज का वातावरण, पॉल्यूशन, जिसके हम बात कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चों की आज की जो लाइफस्टाइल है, जो हम उनको जो लाइफ दे रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि हम उनको बहुत ज्यादा फास्ट फूड, ऐसे हेल्दी खाना दे रहे हैं। हम उनको जो है जितना हो सके एक्सरसाइज से दूर रख रहे हैं। तो इन सब चीजों का असर उनकी इम्यूनिटी के ऊपर पड़ रहा है। आप पॉल्यूशन को नहीं बदल सकते, आप वातावरण के साथ नहीं लड़ सकते। वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अकेला इंसान तो पॉल्यूशन नहीं खत्म कर सकता, वो एक बहुत बड़ा काम है, उसके ऊपर तो हम क्या डिबेट नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी पे तो काम करिए। बिल्कुल, बच्चे को सही खान पान तो दीजिए, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि बच्चे को जो है लाइफस्टाइल ऐसा दीजिए कि उसकी बॉडी उसको जो है एक्सेप्ट करे। ना कि बच्चे को हम ऐसे लाइफस्टाइल में धकेल दें कि छोटी सी उम्र में आप उसको एसी में रख रहे हैं, 24 घंटे वो एसी में रह रहा है। तो प्रिविलेज के नाम पे हम बच्चों की हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि बच्चों के अंदर ये रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिल रही हैं। मैंने 2-2 साल के बच्चों को भी नेबुलाइज होते देखा है, उससे कम उम्र में देखा है। बहुत खराब हालत बच्चे की हो जाती है। और अस्थमा तो बहुत ही ज्यादा फिर एक मतलब बहुत दिक्कत देने वाली चीज हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, अभी तो इतनी सारी हमारी बातचीत हो गई जी सर। अब हम एक पॉडकास्ट में अपना एक नया सेगमेंट हमने ऐड किया है जो कि रैपिड फायर का होता है। नहीं, मैं बहुत डरता हूँ सर रैपिड फायर से। आज क्या लाए हैं आप? तो फटाफट मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और हाँ ना में या एक वर्ड में आप उसको जवाब दीजिएगा। चलिए कोशिश करते हैं सर। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल है कि नॉर्मल सांस लेने का रेट कितना होना चाहिए? डिपेंड करता है, एक एडल्ट में 18 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। ओके। सांस फूलना हमेशा फिटनेस की कमी है, हाँ या ना? ना। ओके, क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि देखिए, अगर तो आप कोई बड़ा एक्सर्शन वाला काम कर रहे हैं तो सबकी सांस फूलती है, नॉर्मल है। लेकिन थोड़ा बहुत काम करने पर भी अगर आपको जो है दिक्कत हो रही है तो फिर ये फिटनेस की चैलेंज का इशू है। सुबह की वॉक खास तौर पर शहर में फेफड़ों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? डिपेंड करता है। अगर आप सर्दियों में कर रहे हैं तो ना करें, ठीक है। मौसम थोड़ा खुल जाए, अच्छा मौसम है, जब पॉल्यूशन कम है, तो आप कर सकते हैं। ओके। मास्क आज भी उतना ही जरूरी है जितना कोविड के समय था? जी बिल्कुल जरूरी है, 110% जरूरी है। अच्छा, सिगरेट से ज्यादा खतरनाक क्या है, पैसिव स्मोकिंग या पोल्यूशन? दोनों ही हैं। बार बार खांसी, एलर्जी, ये इन्फेक्शन है या कमजोर फेफड़ों की निशानी है? ये इन्फेक्शन है और साथ ही साथ कमजोर फेफड़ों की निशानी है, दोनों ही चीजें हैं। ओके। गहरी सांस लेना क्या ये सही तरीका है या गलत है?
सही तरीका है। ओके। प्राणायाम रोज कितने मिनट करना चाहिए? 5 मिनट इनिशियली, मैक्सिमम आधे घंटे तक। ओके। एसी में ज्यादा रहना फेफड़ों का दोस्त है या दुश्मन? बहुत बड़ा दुश्मन। फिर भी हम एसी तो छोड़ते नहीं। नहीं, आज हम निकाल देंगे। बच्चों में सांस की समस्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? इम्यूनिटी का वीक होना, आज का गलत खान पान। ओके। स्टीम लेना इलाज है या सिर्फ एक आराम का साधन है? आराम का साधन। क्यों? क्योंकि स्टीम लेने से आपको फौरी तौर पे आराम देखने को मिलता है, रिलैक्सेशन मिल जाएगी, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है। साथ में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर करें। ओके। फेफड़ों के लिए सबसे खराब रोजमर्रा की आदत क्या है? एडल्ट्स के अंदर, यंग्स के अंदर जो है स्मोकिंग करना, और बच्चों के अंदर गलत खान पान, खासकर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम दे देते हैं ज़्यादा। पानी कम पीना सांस से जुड़ी समस्याओं को और बढ़ाता है क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा। जी बिल्कुल। फेफड़ों की रिकवरी संभव है, हाँ या ना? हाँ। ओके। एक चीज जो आज से तुरंत छोड़ देनी चाहिए फेफड़ों की हेल्थ के लिए? डिपेंड करता है, फिर वही बात आ जाती है। स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग छोड़ दो, फास्ट फूड लेते हो तो फास्ट फूड छोड़ दो, पॉल्यूशन में रहते हो तो पॉल्यूशन से बचने के उपाय अपना लो। अगर हम अपने फेफड़ों को बोलने दें तो आज वो हमसे क्या शिकायत करेंगे? मैं कहाँ आ गया? कोई बचाओ मुझे है? हाँ, कोई बचाओ मुझे। लिटरली हमारा शरीर शायद ये कहता भी होगा, हम सुनते भी नहीं है ना, दिक्कतें हो रही हैं। वातावरण ऐसा हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम हर एक चीज पे फोकस कर रहे हैं। मैं कई बार अपने पे भी सोचता हूँ कि इतना समय हमारे जीवन को व्यतीत हो गया, हम अपनी सेहत पर कितना ही फोकस कर पाते हैं, जबकि इस शरीर से हमने काम लेना है। और जब कोई बीमारी हो जाती है तब आप देखिए हम कितने ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। हम बोलते हैं हमें सजग होते हैं हमें ठीक कर दे। तो मुझे लगता है सेहत कोई एक दिन का काम नहीं है। बिल्कुल, ये तो रोज का है, ये रोज का काम है। अपनी सेहत पर इन्वेस्ट हर किसी इंसान को करना चाहिए। आई डोंट नो लोग कब इस चीज को समझेंगे। जितना जल्दी समझ लें, जो भी समझ ले बढ़िया है। अब डॉक्टर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले तो अगर आपको श्वसन तंत्र से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चैलेंज हो रहा है, तो एक तो शरीर कुछ सिम्टम दे रहा है कि आपकी सांस फूल रही है, खांसी आ रही है, अस्थमा हो रहा है, कैसे हम टेस्ट के जरिए ये चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है और कितनी सीवियरिटी पे वो प्रॉब्लम पहुंच चुकी है? देखिए, नॉर्मल है। एक तो है कि जनरल अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, उसमें इतना खैर घबराने वाली बात नहीं होती है। हल्का फुल्का आप स्टीम वगैरह लेंगे। मोस्टली जो इन्फेक्शंस होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, वो वायरल होते हैं, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। वो विद द टाइम बिंग बॉडी अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करके खत्म कर देती है। अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है, जैसे आपको खांसी बहुत ज़्यादा होने लग पड़ी है, आपको तेज़ बुखार आने लग पड़ा है, आपकी छाती में कहीं पे पेन होना शुरू हो गया है, गाढ़ा पीला बलगम आना शुरू हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केसेस में फिर क्या होता है, एक एक्सरे आप करा के देख लेते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं वो देख लेते हैं, एक्सरे में पता लग जाता है कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, निमोनिया तो नहीं हो रहा है, सांस की नलियों की स्थिति क्या है इसका पता लग जाता है। ठीक है। साथ में कुछ ब्लड टेस्ट हो जाते हैं जिसमें हमें इन्फेक्शन का पता लग जाता है। तो ये एक नॉर्मल रूटीन है, बहुत ईजी, किसी भी जगह पे टेस्ट हो जाते हैं। खासकर अस्थमा के केसेस हों या सीओपीडी हों या ऐसे लोग जिनको बहुत लंबी प्रॉब्लम है सांस की, तो इसमें हम एक टेस्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पायरोमीट्री। उसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटराइज एक सॉफ्टवेयर होता है, तो एक आपको डिवाइस दे दिया जाता है, उसमें आप फूंक मारते हैं, तो वो जो सेंसर होता है वो आपकी जो हवा जितने प्रेशर से आपने फूंक मारी है उसको वो मेजर करता है, उसको नापता है और उस हिसाब से ग्राफ दे देता है। तो वो पता लग जाता है कि एक नॉर्मल इंसान जितने जोर से हवा को थ्रो कर सकता है, क्या आप उतना कर पा रहे हैं, उसके साथ उससे उसको मैच किया जाता है। ठीक है। आपकी एज के मुताबिक एक डाटा होता है, उससे मैच किया जाता है और फिर पता लगा लिया जाता है कि आपके लंग्स कितना % काम कर पा रहे हैं। तो ये खासकर उन लोगों में किया जाता है जिनको लॉन्ग टर्म अस्थमा है, जिनको बहुत दिक्कत है, और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट को जो है वो डिजाइन किया जाता है। पर ये जो है नॉर्मल टेस्ट है, ये कहीं भी आसानी से हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसी ज्यादा चैलेंज वाले इशू होता नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस भी कहीं ना कहीं लंग्स से रिलेटेड है? बिल्कुल। ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि लंग्स में भी हो सकती है। कई लोगों को भ्रांति है कि जो टीबी जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं, ये सिर्फ फेफड़ों में होती है। टीबी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। अच्छा। बोन में भी हो सकती है, आपके इंटेस्टाइन्स में भी हो सकती है, स्टमक में भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर केसेस जो होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, वो लंग टीबी के ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाता है तो वो फिर अपनी जगह बना लेता है। ठीक है। अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, उसके लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। कई बार हड्डियों में हो जाता है तो हड्डियां वीक हो जाती हैं, लंग्स में हो जाता है तो लंग्स वीक हो जाती हैं। तो उसका फिर ट्रीटमेंट जो है आजकल एक प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है, गवर्नमेंट के मुताबिक वो प्रोटोकॉल के हिसाब से ही फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ओके डॉक्टर साहब, तो अगर इनमें से कोई भी चैलेंज हो गया है तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कैसे हम इसको
देखभाल कर सकते हैं या care देखिए कर सकते हैं? मॉडर्न साइंस के पास फिलहाल जो ट्रीटमेंट है वो एक तरह से हम कहें तो मैनेज करने वाली ट्रीटमेंट है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि दी जाती हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है कि वो इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे आपको, तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सांस में दिक्कत हो रही है तो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दे दी जाती हैं जो कि आपकी सांस की नली को थोड़ा रिलैक्स कर देती हैं, हवा अंदर चली जाती है। स्टीरॉयड्स का यूज़ किया जाता है खाने में, दवाइयों के रूप में, टेबलेट्स के रूप में, इंजेक्शंस के रूप में। और फिर अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर मेडिसिन देनी है तो फिर वो इनहेलर्स पे चले जाते हैं, पंप दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आसान तरीका होता है। पंप लिया तो वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है, वहाँ पे जाके इमीडिएट इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है, और ऐसा देखा गया है कि ये ट्रीटमेंट जो होते हैं लंबे समय तक लेने पड़ते हैं, कई बार पूरी उम्र भी लेने पड़ जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर तो एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है, तो वो तो मेडिसिन लेनी ही पड़ेंगी आपको, वो तो गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल है, उससे भी सारे बंधे हुए हैं, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसका भी ट्रीटमेंट भी 6 महीने 12 महीने इस तरह से चलता है, डिपेंड करता है आपका इन्फेक्शन कितना है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार ट्यूबरक्लोसिस हो गया, 6 महीने दवाई खाई, ठीक हो गया, दोबारा से आ गया, रिलैप्सिंग हो गया, तो फिर उसकी मेडिसिन ज़्यादा चलती है। तो मेडिसिन जो मोर और लेस कंजर्वेटिव ज़्यादा है, ठीक है, सिम्टम्स को कंट्रोल करने वाली हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब लंबे समय तक सिम्टम्स कंट्रोल लेंगे तो बॉडी अपनी इम्यूनिटी पैदा कर लेगी और आपको जो एपिसोड्स वो कम हो जाएंगे। तो वो इंडिविजुअल जो है वो चीज़ें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, लेकिन हाँ लंबे समय के लिए कई बार पूरी ज़िंदगी भी वो दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। खास तौर पे अगर मैं इनहेलर्स की बात करूं या स्टेरॉइड्स का आपने जो जिक्र किया, अगेन अभी सुनने को मिलता है स्टेरॉइड्स आर नॉट सेफ। हाँ जी बिल्कुल। तो इनहेलर और स्टेरॉइड्स ये दोनों कितने सेफ हैं और कितने समय के लिए सेफ हैं? देखिए जो इनहेलर्स हैं बेसिकली, इसके अंदर जो इनहेलर्स अभी मार्केट में आ रहे हैं जो मॉडर्न साइंस के अंदर हैं, वो बेसिकली स्टीरॉयड्स और ब्रोंकोडायलेटर इनका मिश्रण होते हैं। स्टीरॉयड मतलब, स्टीरॉयड क्या है बेसिकली? स्टीरॉयड एक हार्मोन है बेसिकली, ठीक है, जो बॉडी में बनते हैं, हमारे बॉडी में भी स्टीरॉयडल हार्मोन बनते हैं, ठीक है, और बाहर से सिंथेटिकली उनको तैयार किया जाता है। तो जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन, सूजन को खत्म करते हैं, और ये बहुत फास्ट एक्टिंग होते हैं, इसलिए स्टीरॉयड जो होते हैं बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। लेकिन इनका बॉडी पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं, एक लंबी लिस्ट है इसकी, अगर हम डिस्कस करने लेंगे तो बहुत अलग विषय हो जाएगा, लेकिन स्टीरॉयड्स का भी बॉडी पे असर पड़ता है। तो खाने की बजाय जो है, अब क्या जो इनहेलर्स हैं उनके अंदर स्टीरॉयड और ब्रोंकोडायलेटर, तो स्टीरॉयड तो मैंने आपको समझाया, ब्रोंकोडायलेटर का मतलब क्या है कि जो ऐसी दवाई जो कि सांस की नली को रिलैक्स कर देगी। तो अब क्या इनहेलर्स के अंदर कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो दे देते हैं। तो ऐसा मानना है कि बजाय इसके कि आप खाएं, आपको ज़्यादा इफेक्ट हो, तो आप जो है इनहेलर फॉर्म में लेंगे, उसमें मीटर डोज जाएगी उतनी जितनी ज़रूरत है, और वो ज़रूरत के मुताबिक आप लेंगे। पर नो डाउट स्टीरॉयड्स जो है लंबे समय तक अगर आप लेंगे तो उनका बॉडी पे कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो नजर आएगा ही आएगा। तो ये तो हमने मॉडर्न साइंस की बात करी। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इसके लिए क्या लेवल है, या आयुर्वेद में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी हेल्थ को, श्वसन तंत्र को बेहतर कर सकती हैं, और खास तौर पे हमारा जो मुख्य अंग है वो है फेफड़े, उनको कैसे केयर कर सकती हैं? तो देखिए आयुर्वेद के अंदर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आयुर्वेद एक कंप्लीट साइंस है, इसको कोई शूडो साइंस ना कहे, इसको ये ना समझे कि ये जड़ी बूटी है, ये एक प्रॉपर जो है विज्ञान है, साइंस है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो आचार्यों ने इसके ऊपर श्वसन रोगों के ऊपर, श्वसन तंत्र के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, पूरा इसके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर ऋषि चरक ने लिखे हैं, और इसको जो है श्वास रोग कहा गया है। श्वास और कास, कास मतलब खांसी, श्वास मतलब सांस की रोग, ठीक है। और एक वर्ड आता है तमक श्वास। तमक श्वास को आज के समय में हम अस्थमा से कंपेयर कर सकते हैं, जो उसके सिम्टम्स आचार्य ने बताए हैं कि पेशेंट को ये सांस लेने में दिक्कत ज्यादा होती है, दम फूलता है, वो सब आचार्यों ने, ऋषि चरक ने अपने ग्रंथ में चरक संहिता में लिखा हुआ है। और उन्होंने इसका जो मुख्य कारण बताया है वो है कफ दोष की विकृति होना। वात पित्त कफ 3 दोष हम बताते हैं। तो कफ दोष जब आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर, मैं आज आप लोगों को, दर्शकों को एक और बात बता दूं, हमारे साथियों को, कि आयुर्वेद ने बॉडी के पार्ट्स के अंदर, हर बॉडी के पार्ट के अंदर जो है किसी ना किसी दोष का जो एक स्थान माना है। जैसे कि जो हमारा ये जो नाभि से ऊपर का स्थान है, इसको कफ का स्थान माना जाता है। ओके। जो नाभि से लेकर के हमारा पेट का स्थान है, यहाँ पे पित्त का स्थान माना जाता है। और जो इंटेस्टाइन्स हैं और लोअर बॉडी, उसमें कहीं ना कहीं जो है वात का स्थान माना गया है। एक आम भाषा में समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स अलग होगा, लेकिन आम दर्शकों की भाषा में समझा रहा हूँ। तो जितने भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे सर्दी है, चाहे जुकाम है, चाहे खांसी है, चाहे बलगम है, चाहे सांस की दिक्कत है, ये कफ दोष की वजह से होती हैं। तो कफ जो है बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी देता है, स्टेमिना भी देता है, पर जब ये बढ़ जाता है तो फिर आपको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ऋषि चरक ने बताया है कि जब भी कफ दोष बढ़ेगा तो आपको अस्थमा या सांस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें वात दोष भी बढ़ता है, पर मैं आम भाषा में समझा रहा हूँ, ज्यादा मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ। तो आपको जो है ऋषि चरक ने जो बताया, तो उसमें कई औषधियों का वर्णन भी बताया है, जैसे तालिस है, यष्टि मधु है, वासा है, ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन जो है आचार्यों ने बताया है।
और उनका उपयोग करके जो है आप सांस के रोगों के अंदर अच्छा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो पूरा प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताई गई है, ठीक है। और कई ऐसे चूर्ण हैं जैसे सीतोपलादी चूर्ण है, आपका कनकासव है, और जैसे कि वासा है, धतूरा है, इसका रोल भी बताया गया है। तो बहुत सारी जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है और प्रॉपर बताया गया है कि इस तरह से आप चलिए। तो प्रॉपर अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, और जो आयुर्वेद का जो बेसिकली ट्रीटमेंट है वो इम्यूनिटी बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है। तो आपकी इन औषधियों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी लंग्स को सपोर्ट मिलेगा, जो बढ़ा हुआ कफ है वो बैलेंस हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपको जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। तो नो डाउट आयुर्वेद के अंदर भी इसका एक पर्टिकुलर हम एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। ओके, तो डॉक्टर साहब आईएमसी में हमारे पास कुछ क्या ऐसे उत्पाद हैं जो खास तौर पर हमारे लंग्स की हेल्थ को अच्छा करते हैं? ऑब्वियसली इम्यूनिटी के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसके साथ साथ क्या ऐसे चीज़ें हैं या क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे खास तौर पर श्वसन तंत्र को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं? देखिए संदीप जी, अगर किसी को भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर वो पहले से अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो पहले उसको ना रोकें, क्योंकि ये एक इमरजेंसी हो सकती है ना। क्योंकि किसी को सांस नहीं आ रही, अगर आप सारे अपने मेडिसिन बंद करके बैठ गए, लगा पता बहुत ज्यादा सांस की दिक्कत हो रही है, करेक्ट, तो वो इमरजेंसी बन सकती है। तो ऐसी चीजों से बचना है। आप जब अपना ट्रीटमेंट चला उसको चलाते रहिए, आप इंटरनली बॉडी को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आयुर्वेद जो है इंटरनली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, मैंने आपको बताया। लंग्स को जो है उनकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। तो आप साइड बाय साइड इसको चलाना शुरू कर दीजिए। तो आईएमसी ने जो है एक लंग्स केयर सिरप हमने बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने मुलेठी, तालिस पत्र, वासा, काकड़ा सिंगी, अतीस, ये सारी जड़ी बूटियां डाली। लगभग 20 तरह की जड़ी बूटी का ये मिश्रण हमने बनाया है लंग्स के सिरप। तो ये लंग्स के सिरप है बेसिकली, ये बनाया ही लंग्स की ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए है। ये लंग्स को डिटॉक्सिफाई भी करता है, लंग्स को ओवरऑल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। आपको जो ये दिक्कत हो रही है, इसमें ये आपको जो श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसमें ये आपको इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। तो आप लंग्स के सिरप को लेना शुरू कर दीजिए। तो इसकी डोज रहती है 10 to 20 ml, दिन में 2 से 3 बार। आप हल्का गुनगुना पानी मिला के इसको ले सकते हैं। तो एक तो आप लंग्स के सिरप का यूज करिए। दूसरा, कई बार क्या होता है अस्थमा में, लंग्स के अंदर जो है प्रॉब्लम तो है, सांस की प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही साथ बलगम या खांसी की दिक्कत हो जाती है। तो हमारे पास एक कफ के सिरप है, उसका हमने एक जो है डायबिटीज वेरिएंट भी निकाला, शुगर फ्री, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि फेफड़ों के अंदर जो कफ जमा होता है उसको बाहर निकालती हैं और आराम देती हैं। तो अगर आपको साथ में खांसी भी है तो साथ में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं 10 to 20 ml। जैसे मैंने लंग्स केयर बताया वैसे इसको लेना है, दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी मिला के। तो बहुत अच्छी तरीके से रिलीफ देता है। तो ये दो तो प्रोडक्ट आप लीजिए। दूसरा जो है च्यवनप्राश का बहुत अच्छा रोल बताया गया है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के अंदर, है ना। और ये बताया गया है कि ये इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। तो मैंने कहा अल्टीमेटली हमने इम्यूनिटी को बढ़ाना है, बिल्कुल। तो आप जो है साथ में हमारा जो एक च्यवन गोल्ड करके एक हमारा च्यवनप्राश आता है, आप उसको यूज करिए। आप 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। उसको आपको जस्ट वैसे ही चाटना होता है, आप वैसे लीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा वो, ठीक है। साथ ही साथ जो है एक हमारे पास टेबलेट है जिसको हम बोलते हैं वीट गोल्ड। तो वीट गोल्ड जो है एक ओवरऑल पैकेज है। तो जो वीट ग्रास है, इसको माना गया है कि ये रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। जैसे मैंने आपको बाबा कर रहा हूँ, हमारा फोकस इम्यूनिटी पे रहेगा, जिससे प्रॉब्लम हो ही ना, करेक्ट, और लंग्स की हेल्थ इंप्रूव हो। तो आप वीट गोल्ड टेबलेट को भी साथ में एक टेबलेट सुबह शाम जरूर ऐड करिए। साथ में जो तुलसी है, तुलसी तो सबको पता ही है, बिल्कुल, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी इन्फेक्टिव है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, सब कुछ ही है वो। तो आप तुलसी की ड्रॉप्स को भी जो है जरूर ऐड करिए अपने डेली के रूटीन में। दिन में 3-4 बार 1-1 बूंद 1 गिलास पानी में आप डाल के ले सकते हैं, 1 से 2 बूंदें। और एक जूस है हमारे पास नोनी का जूस, तो उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है, तो आप नोनी को भी ऐड कर सकते हैं। नोनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी इंटरनल लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो आप साथ में उसको यूज कर सकते हैं। तो जब आप इन सारे प्रोडक्ट्स को लेना शुरू करेंगे और अपना एक जो डाइट है, लाइफस्टाइल, उसको ठीक करेंगे, तो ओवरऑल धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया है। तो ये भी आपकी जो ये प्रॉब्लम है उसमें हेल्प भी करेगा। हाँ, साथ में जो आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको लेते रहिए, उसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो विद द टाइमिंग आप देखेंगे कि आपको जो है ऐसा लगेगा कि आप बेहतर फील कर रहे हैं। तो आप आयुर्वेद को भी जो है साथ में जरूर ऐड करिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चैलेंज आ रहा है, नहीं आपको समझ आ रहा है, या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो फिर आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9809843098 पे भी कॉल कर सकते हैं। वहाँ से भी डॉक्टर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या फिर आपकी जो बिजनेस ऐप है वहाँ से आप एसोसिएट पैनल पे जाके डॉक्टर कंसल्टेशन बुक करिए, टिकट रेस करिए। कंपनी के डॉक्टर्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए। जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो आपको गाइड किया जाएगा आपकी करंट कंडीशन के हिसाब से। तो आप इस चीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप इसको साथ में जरूर ऐड कर लीजिए और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ओवरऑल वर्क करिए।
ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आज रिस्पायरेटरी हेल्थ के ऊपर। जी जी और मुझे पक्का यकीन है आज जितनी भी ऑडियंस हमें सुन रही है, देख रही है, जी 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 उनको बहुत अच्छी क्लैरिटी हुई होगी जी सर, रिस्पायरेटरी हेल्थ यानी श्वसन तंत्र से रिलेटेड पूरे जी जी शरीर के पार्ट पे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी हेल्थ से रिलेटेड। रिस्पायरेटरी हेल्थ क्या होती है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, खास तौर पर हमने फेफड़ों की बात करी, इससे रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां आम बात है, पोल्यूशन का क्या रोल है, स्मोकिंग का क्या रोल है, खान पान का क्या रोल है, व्यायाम कौन सा करना है, श्वास से रिलेटेड कौन कौन से व्यायाम उपयुक्त हैं, उसकी हमने आपसे चर्चा करी। कुछ मिथ भी हमने तोड़े, कुछ डॉक्टर साहब के साथ मैंने रैपिड फायर भी किए जिसमें आपने इंस्टेंट आंसर भी सुने। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपके लिए आज बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत सारी जानकारी आपको नई मिली होगी। कृपया इस पॉडकास्ट को खुद तो सुना ही सुने, बल्कि अपने नियर एंड डियर वंस को, अपनी पूरी टीम में इसको सर्कुलेट करें, जिससे आपके कम्युनिकेशन में, आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वो सभी इससे लाभ अर्जित करें। दोस्तों ऐसे सभी पॉडकास्ट का हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आपको अधिक से अधिक उस सब्जेक्ट के प्रति क्लैरिटी मिले और साथ ही साथ आप सही ट्रीटमेंट लेकर के अपने आप को या अपनी सेहत को बेहतर रख सकें। तो उम्मीद करता हूं ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में फिर दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड IMC।